नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, आज का टॉपिक है क्रिया। पिछली कक्षा में हम लोगों ने विशेषण के बारे में गहन अध्ययन किया और जो उसका अगला है वो है क्रिया। क्रिया से क्या तात्पर्य है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्रिया हम किसे कहते हैं। जब हमारे द्वारा कोई कार्य किया जाए, क्रिया का मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कार्य। जब हमारे द्वारा कोई कार्य किया जाए तो वह होता है क्रिया। आइए हम परिभाषा के माध्यम से इसे स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य, मैंने बताया क्रिया का मतलब होता है कार्य, या हमारे द्वारा जो कोई भी कार्य किया जाए वही होती है क्रिया। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, जाना आदि। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे हमारे द्वारा कोई कार्य हो वह क्रिया के अंतर्गत आती है। जैसे उदाहरण हम देखेंगे कि राम घर जाता है, तो राम घर जाता है तो राम क्या हो गया? यहाँ पे राम करता होगा, क्योंकि राम जाने का काम कर रहा है और जो जाता है, जाने का काम राम कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिया, और ये घर जो हो जाएगा वह कर्म हो जाएगा। राम के द्वारा घर जाने का कार्य किया जा रहा है, या क्रिया राम के द्वारा ही क्रिया हो रही है कि राम घर जा रहा है। वही इस परिभाषा में है कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, जाना आदि। उदाहरण रूप में यह है राम घर जाता है, तो राम के द्वारा घर जाने का कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? जाना जो है यह क्रिया होगी। अब क्रिया जान गया, अब हमें जानना होगा धातु। तो आइए हम धातु को जानते हैं। धातु क्या होती है? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। ये जो क्रिया हो रही है इसमें क्रिया से पहले हमें धातु जानना होगा। तो धातु है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। जैसे पढ़ना, जब हम ऐसे उदाहरण देंगे कि राम पढ़ने जाता है, तो पढ़ना में पठ धातु होगा, और जाना में गम धातु होगा। ऐसे ही जब धातु, सबसे सर्वप्रथम हम जानेंगे कि क्रिया से पूर्व धातु क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। तो जब कोई वाक्य होता है तो उसमें धातु होती है। जैसे यहाँ पे है पढ़ना में पठ धातु है, जाना में गम धातु है। अब हम जानेंगे कि इसकी पहचान कैसे होती है, हम कैसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहचान दिया गया है कि धातु पहचानने का एक सरल सूत्र है। धातु पहचानने का एक सरल सूत्र है, दिए गए शब्दों में ना लगाकर देखें। जैसे जो यहाँ पे पठ है तो इसमें ना लगाकर देखें, और यदि ना लगने पर क्रिया बने तो समझना चाहिए कि शब्दांश धातु है। यदि ना लगने पर क्रिया बने, जैसे यहाँ पे पढ़ना पठ धातु है, यहाँ पे पठ धातु है, तो जब हम इसमें ना लगा देंगे तो ये पढ़ना हो जाएगा। तो यहाँ वही कह रहा है कि दिए गए शब्दों में ना लगा कर देखें, दिए गए शब्दों में ना लगा कर देखें, और यदि ना लगने पर क्रिया बने तो समझना चाहिए कि शब्दांश धातु है।
फिर यहाँ पे आगे कह रहा है या फिर क्रिया के साधारण रूपों में ना हटा देने से। क्रिया का जो साधारण रूप है उसमें हम ना हटा देंगे तो जो शेष बचता है वह धातु की क्रिया है। मैंने बताया है कि जब ना लगता है तो यहाँ पे दिया है कि जब ना लग, इसकी पहचान यह है कि जब यहाँ पे पठ है हम ना लगा देंगे तो यह क्रिया हो जाएगी, और जब ना हटा देंगे तो यह धातु बन जाएगा। जैसे राम पढ़ता है, सीता खाती है, वैसे यहाँ पे भी है कि दिए गए शब्द में ना लगा कर देखें और यदि ना लगने पर क्रिया बने तो समझना चाहिए शब्दांश धातु है, अन्यथा इसको जब हम ना हटा देंगे तो यह अपने धातु के रूप में वापस आ जाएगी। अब धातु के दो भेद होते हैं, उसे हम क्रम से जानेंगे। अब हम देखेंगे कि धातु के दो भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला है मूल धातु। पहला मूल धातु है, इसको हम समझेंगे। मूल धातु क्या होती है? यह स्वतंत्र होती है, यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है। स्वतंत्र का मतलब ये होता है कि वह स्वतंत्र रहे, किसी पर सपोर्ट न रहे, किसी पर निर्भर न रहे, वही होता है स्वतंत्र। तो यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है। जैसे जा, खा, रह, पी आदि। जब मैंने बताया है कि धातु और उसके पहचान को, तो जो धातु होती है, धातु के ही ये दो भेद होते हैं। मूल धातु, तो मूल धातु में पहला यह है कि यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती, जैसे जा, खा, रह, पी आदि। अगला है यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके, यौगिक धातु जो होती है यह मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। यह जो मूल धातु थी वह तो स्वतंत्र थी, वह किसी पे सपोर्ट नहीं थी, किसी पे निर्भर नहीं थी। और जो यह यौगिक है, धातु का दूसरा भेद, यह यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। जैसे आ जाना, खा लेना, सिखाना। जैसे आ जाना, खा लेना, सिखाना, पढ़ाना। तो यह हो गया यौगिक। यौगिक को हम एक बार और समझ लेंगे कि यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, उसे हम कहते हैं यौगिक धातु। जैसे आ जाना, खा लेना, सिखाना, पढ़ाना आदि। तो ये तो रहा धातु के भेद। अब हम जानेंगे कि क्रिया के भेद क्या होते हैं, कितने होते हैं। तो क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को हम जानेंगे कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सकर्मक। स का मतलब होता है साथ और कर्म का मतलब होता है जो किया जाए। तो जो साथ, स का मतलब होता है साथ और जो कर्म किया जाए, मतलब कर्म के साथ क्रिया। अब इसमें हम देखेंगे जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े। यहाँ पे दिया है कर्म, तो जो कर्म के साथ, सकर्म का मतलब होता है कि कर्म के साथ, वही यहाँ कह रहा है कि जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, तो यहाँ पे राम क्या है? राम करता है। यहाँ पे राम करता है और फल जो है
यह कर्म है और खाना क्या है, यह क्रिया है। तो जो राम है इस वाक्य में खाता है, क्रिया का व्यापार राम करता है। इस वाक्य में खाने का व्यापार राम करता है, पर इस व्यापार का फल, इस व्यापार का जो परिणाम होता है वह इस फल पर पड़ता है। तो ये जो फल है यह क्या हो गया, यह सकर्मक क्रिया हो गई, फल ही सकर्मक क्रिया हो गई। राम खाने का व्यापार कर रहा है और उसका जो फल है वह फल पर पड़ता है, जो उसका परिणाम है, जो उसका रिजल्ट है वह इस फल पर पड़ता है। तो यह फल जो हो गया यह सकर्मक क्रिया हो गई। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखेंगे, जैसे सीता गीत गाती है। तो इसमें सीता क्या है, सीता कर्ता और गीत कर्म, और जो गाती है यह क्रिया है। जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसको हम कर्ता कहते हैं। वह करता है, वह जो व्यक्ति द्वारा कार्य किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। यह जो है सीता गीत गाती है, तो इस वाक्य में गीत गाने का व्यापार सीता कर रही है, गाने का व्यापार सीता कर रही है, और इसका जो फल है गाने का वह गीत पर पड़ रहा है। तो इसमें क्या हो गया, गीत सकर्मक क्रिया हो गई। एक बार इसको परिभाषा के माध्यम से हम और समझने का प्रयास करेंगे कि सकर्मक क्रिया जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, तो राम फल खाता है, इस वाक्य में खाने का व्यापार राम कर रहा है और उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है वह इस फल पर पड़ता है। यदि आप थोड़े से ध्यान देकर इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान चीज़ है। यहाँ हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सकर्म मतलब स का मतलब होता है साथ और कर्म का मतलब होता है कर्म। तो कर्म के साथ, जो कर्म के साथ हो वही है सकर्मक क्रिया। यहाँ पे राम कर्म के साथ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। अब इसके आगे वाला जो है अकर्मक क्रिया, उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। अब हम समझेंगे अकर्मक क्रिया क्या होती है। आप लोगों ने सकर्मक को जाना कि सकर्मक क्या होता है, तो सकर्म जो कर्म के साथ हो, और इसमें क्या है अकर्मक क्रिया, जो यहाँ पे आ रहा है अकर्म मतलब बिना कर्म के, जो अकर्म पहले आ रहा है उसमें सकर्मक था, जो कर्म के स मतलब साथ और कर्म मतलब कर्म, तो जो कर्म के साथ था। अब इसमें क्या है अकर्म जो बिना कर्म के हो। इसकी परिभाषा है कि जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार, जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार कर्ता करे, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल भी कर्ता पर पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में क्या था कि उसका जो प्रभाव था वो कर्म पर पड़ता था, और इसमें जो है इसका जो फल है, इसका जो प्रभाव है वह कर्ता पर, कर्ता करे उसका फल भी कर्ता पर पड़े, वह कर्ता पर पड़ेगा। जैसे कृष्ण हंसता है, इसमें दिया है कि कृष्ण हंसता है, तो ये क्या है, कृष्ण करता है और हंसता है, यह क्रिया है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, बस करता है और क्रिया है। तो यह यहाँ पे सिद्ध है कि अकर्मक जो बिना कर्म के हो। यहाँ पे दिया है कि कृष्ण हंसता है, तो कृष्ण हंसने का काम कौन कर रहा है, कृष्ण कर रहा है। इसका हंसने का जो प्रभाव पड़ रहा है वह कृष्ण पर पड़ रहा है। ऐसे में अन्य उदाहरण देख सकते हैं, जैसे गीता खाती है, इसमें भी कोई कर्म नहीं है, जो है गीता करता है और ये खाना क्या है, यह क्रिया है। तो खाने का काम गीता कर रही है, तो इसका जो प्रभाव होगा वह गीता पर पड़ेगा। गीता
इसमें परिभाषा में भी दिया है कि जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार कर्ता करे और उसका फल भी कर्ता पर पड़े। तो जो गीता खाना खा रही है इसका प्रभाव गीता पर पड़ रहा है, इसका जो फल है वो गीता पर पड़ रहा है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों ये तो रही क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक जो क्रिया के साथ हो और अकर्मक जो बिना कर्म के हो। जो सकर्मक है वो कर्म के साथ हो और जो अकर्मक है वो बिना कर्म के हो। अब कहीं कहीं परीक्षाओं में द्विकर्मक भी पूछता है। यहाँ पे आप जितने भी YouTube पे वीडियोस देखेंगे उसमें बस बहुत शॉर्ट तरीके से बताया गया था, बस यही लोग बताते हैं और बता के छोड़ देते हैं। चूँकि हर चीज़ को अत्यंत गहराई से बताना चाहिए और डीप में जाके बताना चाहिए, ताकि उससे मिलते जुलते जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछें, जो प्रश्न हों, उन्हें हम आसानी से हल कर सकें। तो परीक्षा की दृष्टि से यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम द्विकर्मक, बहुत परीक्षाओं में ये भी पूछता है, द्विकर्मक भी पूछता है और संयुक्त क्रिया भी पूछता है। तो आइए हम जानते हैं कि द्विकर्मक क्या होता है। कुछ सकर्मक क्रिया एक कर्म वाली होती है तथा कुछ दो कर्म वाली होती है। इसमें क्या कर रहा है, सकर्मक मतलब कर्म वाला, जो कर्म के साथ हो। तो कुछ सकर्मक क्रिया एक कर्म वाली होती है तथा कुछ सकर्मक दो कर्म वाली होती है, जिन्हें हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम ने कलम से पत्र लिखा। तो जो यह उदाहरण है यह श्याम करता है और इसके द्वारा दो क्रिया हो रही हैं, दो कर्म हो रहे हैं, क्रिया नहीं हो रही है। एक कर्म पहला क्या है, यह कलम, और दूसरा क्या है, पत्र। श्याम ने कलम से पत्र लिखा। तो ये क्या है कि श्याम दो कर्म कर रहा है, एक तो कलम और एक पत्र। श्याम कलम से पत्र को लिखने का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार एक और उदाहरण है, अध्यापक ने छात्र को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो यहाँ भी देखिए दो कर्म है, एक छात्रों और एक हिंदी। ये जो छात्रों हैं यह इसका गौड़ कर्म है और ये जो हिंदी है यह इसका मुख्य कर्म है। यहाँ द्विकर्मक दो कर्म का प्रयोग हो रहा है, वही यहाँ कहना चाह रहा है। आप लोग इसको भी अवश्य जानें। मैं चाहता हूँ कि जो भी आप टॉपिक से रिलेटिव जितने भी चीज़ें हैं उन्हें आप अच्छे से जानें और समझने का प्रयास करें। वही यहाँ पे है द्विकर्मक, जो कुछ सकर्मक क्रिया एक कर्म वाली होती हैं तथा कुछ दो कर्म वाली होती हैं। यहाँ पे द्वि का मतलब होता है दो और कर्म का मतलब होता है कर्म। तो जो दो कर्म वाली क्रिया होती हैं उसे हम द्विकर्मक कहते हैं। अब अगला देखेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? तो संयुक्त क्रिया वह है जो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनता है। संयुक्त क्रिया वह है जो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनता है। जैसे तुम अपने पिताजी से कह देना। तो इसमें देखिए दो धातु है, एक कहना, कह, और दूसरा देना। तुम अपने पिताजी से कह देना। ठीक उसी प्रकार नीचे एक उदाहरण है, तुम कार्य करते जाना। तुम कार्य करते जाना, इसमें भी संयुक्त क्रिया है, संयुक्त धातु है। तो यहाँ पे देखेंगे जो इसकी परिभाषा है कि संयुक्त क्रिया वह है जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनती है। तो तुम कार्य करते जाना, यहाँ पे क्रिया जो है पहला जो करते जाना यह क्री धातु से बना है और जो जाना है वह गम धातु से बना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे दो धातु का प्रयोग हो रहा है, जो परिभाषा में दिया है कि संयुक्त क्रिया वह है जो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनता है। तो दोस्तों ये तो रही आपको क्रिया
था, धातु के भेद थे, उसकी पहचान थी, और द्विकर्मक और संयुक्त क्रिया, जिसको मैंने बारी बारी से आपको बताया। अब आता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्रिया, तो हम उसको अगली कक्षा में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और आप सभी लोग हमारे वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, क्योंकि आपको ये जो जानकारी है वो अन्य किसी वीडियो में नहीं मिलेगी। और मैं अपनी भाषा में अत्यंत सरलता से समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। धन्यवाद।